हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बैठकें हैं वो चल रही हैं। खासतौर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं बैठक मिस्र में आयोजित की जा रही है और उससे जुड़े बहुत सारे अपडेट पिछले काफ़ी समय से निकल करके आ रहे हैं। और इन्हीं अपडेट के क्रम में एक और नई जानकारी हमें पता चली है, जहाँ पर भारत ने अपना एक रोड मैप प्रस्तुत किया है कि भारत कैसे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियां बनाएगा। और 2070 तक का जो भारत ने टारगेट लिया है नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने का, तो किस तरह के प्रयासों को शुरू करते हुए भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। क्योंकि यह विषय इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के जो उपाय हैं वहां पर भारत की भागीदारी किस तरह से विश्व को मदद करने वाली है। ऐसे में भारत की क्या रणनीतियां हैं, इस पर निश्चित तौर पर कभी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक इस पर बेस्ड है, क्या है भारत का 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का रोड मैप, इस पर बात करेंगे। न्यूज़ आई है रोड टू नेट जीरो स्टेटस की, क्या है नेट जीरो प्राप्त करने के लिए हमारा रास्ता। इसमें कई सारी चीज़ों की बात की जा रही है, जैसे वर्तमान में COP27 की बैठक चल ही रही है। भारत ने इसी दौरान अपना एक प्लान डिस्कस किया है, सामने रखा है कि कैसे हम नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचेंगे 2070 तक, किस तरह से हमें काम करना है। यही सारे बिंदु भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे कि चर्चा क्यों की जा रही है, इसके बारे में पता थोड़ा थोड़ा चल चुका है। पिछले क्या क्या विमर्श रहे हैं, मतलब कि आज की इस स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना है, तो उसके रिकैप पर जाकर के देखेंगे। और भारत की क्या रणनीति है, भारत इसमें क्या प्रमुख क्षेत्र ऐसा कोई था जिसको शामिल नहीं किया, जिस पर बहुत दिनों से डिमांड भी की जा रही थी। वैश्विक स्थितियों में विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन हटाने की तकनीकों को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल करने के लिए भारत आगे देख रहा है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और कुछ सवाल जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि दोनों ही स्तरों पर पूछा जा सकता है। GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है GS पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिससे यह विषय जोड़ करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करें, चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि भारत ने हाल ही में, जैसा हमने चर्चा की, कि 2070 तक का जो नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने का एक टारगेट सेट किया है, तो भारत इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब हाल ही में भारत ने इसके लिए एक रोड मैप भी जारी कर दिया है। तो यह 121 पेजों का एक दस्तावेज है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और कुछ उपायों को बताया गया है कि किस तरह से हम इन उपायों को अपना करके इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब शुरुआत कर लें उस रिकैप से, जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है, फिर हम आगे चल करके उन उपायों को एक एक करके देख लेते हैं। तो 2015 का पेरिस जलवायु समझौता, जो आधुनिक समझौतों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व का स्थान रखता है, तो इस समझौते के अंतर्गत एक खास तरह से जलवायु कार्य योजनाएं अपनाई गई थी। यानी कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसको रोकने के प्रयासों के लिए हम किस तरह से योजनाएं बनाएंगे। इन योजनाओं में अगर आप देखें तो दो तरह की आपको योजनाएं दिखाई देंगी, जिसमें से कि पहली योजनाएं हैं अल्पावधि के लिए, और जो दूसरी योजनाएं हैं वो दीर्घावधि के लिए या दीर्घकालिक भी कह सकते हैं। तो इन दो तरह की योजनाओं में अलग अलग स्तर पर कार्य करने थे। जैसे कि अगर हम अल्पकालिक जलवायु कार्य योजनाओं की बात करें, यानी कि हमने पहले ये डिसाइड किया कि हम कुछ शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाएंगे जिनको हमें तुरंत उन पर काम करना शुरू करना होगा, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे जो कि धीरे धीरे हम उनकी ओर बढ़ रहे होंगे और ये आकलन करते हुए चलेंगे कि अभी तक हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं। यहीं पर पहले शॉर्ट टर्म वाली जो है उनको समझ ले। तो इसमें से पहली और प्रमुख है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी देशों का व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला योगदान। हर देश इसको तय करेगा और हर 5 साल में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा, नोट करते हुए आप बढ़ सकते हैं। तो 5 साल में इसको प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें विशेष रूप से जो कार्रवाइयां की जानी है 5 से 10 साल तक का एक रोड मैप आप बना सकते हैं और इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो वर्तमान में 2030 तक की सभी देशों के लिए जो कार्रवाइयां हैं वो शामिल है कि 2030 तक देश किस तरह से जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो NDC के लिए अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि किस तरह की कार्य योजना है, यानी कि शॉर्ट टर्म है, अल्पकालिक है या फिर दीर्घकालिक है,
तो ये अल्पकालिक योजनाओं के अंतर्गत आता है। अब विकसित देशों के लिए जो एनडीसीज डिसाइड किए गए हैं, चूंकि विकसित देशों की जिम्मेदारी थोड़ी सी अलग मानी गई है विकासशील या फिर अल्प विकसित देशों के सामने, तो इनके लिए कहा गया है कि ये एनडीसीज में साल 2030 तक के लिए कुछ विशिष्ट उत्सर्जन में भी कमी के लक्ष्यों को निर्धारित करें, यानी कि जितना सामान्य स्तर पर बाकी देश कर रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा कुछ खास तरह के लक्ष्यों को बनाएं जिससे कार्बन के उत्सर्जन या फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आ सके। तो हर साल एनडीसी जो है, इसकी खास बात ये भी रखी गई है कि जो एनडीसी इस साल अपनाया गया है यानी अगले जो 5 वर्षों के लिए है, तो जब अगला एनडीसी अपनाया जाएगा तो वह इस बार के एनडीसी से कहीं आगे की सोच रखेगा और कहीं अपडेटेड होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि जो लक्ष्य अभी तय किए थे बाद में भी आप उन्हीं को पूरा करते हुए दिखेंगे। तो ये इसकी खास बात है कि इसको और बेहतर करने की बात इसमें कही गई है। अगर आप भारत के एनडीसी को देखें तो इसमें 2030 तक के लिए 3 प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। पहला यह है कि 2005 के स्तर से जो उत्सर्जन तीव्रता है उसमें 45% की कमी करनी है, यानी अगर आप 2005 को बेस मान लें तो जो एमिशन हुआ है उसमें 45% तक की गिरावट लानी है, वो भी जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन के हिसाब से, यानी जीडीपी में अगर आप इकाइयों को निर्धारित कर लें तो फिर जितना उत्सर्जन हो रहा है उसके हिसाब से 45% तक की गिरावट लाएंगे। दूसरा है बिजली उत्पादन को लेकर के, इसमें अक्षय ऊर्जा का 50% हिस्सा जोड़ा जाएगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है, जितनी हमारे पास विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल करेंगे। इसी तरह अगला है 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण, यानी जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है हम उसको वापस से अवशोषित करा रहे हैं। किसकी मदद से? पेड़ पौधों की मदद से, महासागरों की मदद से हम क्या करा रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको हटा देंगे तो जो अवशोषित वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हम क्या चाहते हैं कि अभी जितना अवशोषित कर रहे हैं इसको ऑफसेट करना बोलते हैं। तो जितना ऑफसेट अभी हो रहा है वनों के जरिए, तो हम कुछ और चीजों का निर्माण करें या फिर और वनों को लगाएं। इस तरह की जितनी तकनीक हो सकती है उन सभी का इस्तेमाल करें ताकि 2.5 से 3 बिलियन टन हम अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण कर सकें। अच्छा, नेट जीरो की संकल्पना मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो भी इसको समझ लें, क्योंकि बात इसी पर हो रही है तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या है। नेट जीरो दरअसल कार्बन उत्सर्जन की एक संकल्पना है, जिसका मतलब ये है कि हमने अभी तक जितना उत्सर्जन कर लिया है कोशिश करेंगे कि उस कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की जो स्थिति है उसको कम करें, उसमें कटौती करें। साथ ही ऐसा तो संभव नहीं है कि हम पूरी तरह से कार्बन का उत्सर्जन रोक दें या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोक दें। तो ऐसे में जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो ये है कि हमने जितना उत्सर्जन किया है उसको अवशोषित करा लें, ठीक, कमी भी करें और अवशोषित भी करा लें। तो अवशोषण कैसे होगा? पेड़ पौधों के जरिए, हरे पेड़ पौधे एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना है कि जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही फिर वापस से वह सिंक हो जाए। तो ऐसा कह दिया जाएगा कि अब यह जो स्थिति है टोटल जीरो या नेट जीरो की स्थिति पर आ गए हैं, यही नेट जीरो है, ठीक। इसी की रणनीतियों पर हम बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा लक्ष्य जो दीर्घकालिक है, इसको लेकर के कोई स्पष्ट रूप से समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है कि इस समय तक देश करेंगे या किस समय तक करेंगे, लेकिन एक सामान्य समझ ये कहती है कि देश इस शताब्दी के मध्य तक कुछ योजनाएं जरूर तैयार करेंगे। तो नेट जीरो का लक्ष्य एक ऐसा ही लक्ष्य है जिसको पिछले साल जो जलवायु परिवर्तन की बैठक हुई थी ग्लासगो वाली, यूके में हुआ था, तो इस दौरान कई सारे देशों ने इससे जुड़े जो लक्ष्य हैं उनको तय किया है कि वो देश इस वर्ष तक इन लक्ष्यों को पाने की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अधिकांश विकसित देशों को अगर आप देखें तो उन्होंने 2050 तक का टारगेट चुना है। चीन का टारगेट चीन ने 2060 तक का रखा है और वहीं भारत ने भी अब इसकी घोषणा कर दी है। तो 2070 तक भारत भी नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये फिलहाल हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में आता है। तो भारत कैसे इन्हें प्राप्त करेगा उसकी रणनीति को हमें समझना है और वही प्रश्न के रूप में हमसे पूछा जा सकता है। तो की पॉइंट्स बताते हैं कि नेट जीरो के लिए भारत ने 5 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की योजना बनाई है। छोटे छोटे स्तर पर हो सकता है, लेकिन 5 मेजर जो एरियाज इन्होंने चुने हैं वो ये हैं। पहला है ऊर्जा और बिजली, दूसरा है परिवहन, तीसरा शहरों का डिजाइन, चौथा इंडस्ट्रीज उद्योग और 5वां है वानिकी। इसके अलावा जो फंडिंग वाली बात है, वित्तीय संसाधनों को जुटाने वाली बात है,
उसके लिए भी प्रयास करेंगे राष्ट्र के स्तर पर, यानी हमारे देश के अंतर्गत, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। दूसरा, हमें फोकस क्षेत्रों की भी पहचान करनी है, इनके अंतर्गत कि कैसे हम गिरावट लाएं। जैसे उदाहरण के लिए समझे, ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें एक शब्द है डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, ऐसे कंपोनेंट्स जो कार्बन के उत्सर्जन में प्रमुख रूप से शामिल हैं, उनको कम करेंगे, उनको हटाएंगे उस क्षेत्रों से। ऐसी तकनीक को लाएंगे जिससे कार्बन का उत्सर्जन उस अर्थव्यवस्था में कम हो जाए। इसे ही लो कार्बन इकोनॉमी के संदर्भ में भी जाना जाता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कार्बन का उत्सर्जन न्यूनतम है। इसके अलावा दूसरा है अक्षय ऊर्जा के हिस्से का विस्तार, वही रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को हम बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है इसको कम किया जा सके। और जितना उपयोग हम कर भी रहे हैं जीवाश्म ईंधनों का, पेट्रोलियम, डीजल, इनको और युक्तिसंगत बनाए, यानी जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बात है, इनका कैसे कम से कम उपयोग हम कर सके। दूसरा, मांग पक्ष का प्रबंधन भी हमें करना है कि इनकी डिमांड कहाँ से आ रही है, वाहनों से आ रही है, तो वाहन भी हम किस तरह के निर्मित करें। वाहन ऐसे बनाए जो कि इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा निर्भर हो, इलेक्ट्रिक से ज़्यादा चलें, या फिर हाइब्रिड हो जो कम से कम डीजल और पेट्रोल की खपत करें। तो यही इसका दूसरा पक्ष है। अब ये पक्ष आपका परिवहन क्षेत्र से भी जुड़ जाएगा कि परिवहन क्षेत्र भी चाहता है कि कम कार्बन उत्सर्जन हो, तो सार्वजनिक और निजी जितने भी वाहन हैं कोशिश की जाए कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, इनका विद्युतीकरण किया जाए। दूसरा, स्वच्छ ईंधन के लिए हमें जो ट्रांजिशन है वो एक एक करके करना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि रातों रात सभी तरह के पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर दिया जाए। तो एक एक करके चरणबद्ध तरीके से हम इन्हें अपनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के सामने इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट होता रहेगा, और जिस तरह से जो बेहतर तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए इनकी कीमत भी कम होगी और उपयोग भी बेहतर होगा। इसी तरह जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको इंटेलिजेंस दें और उसको इंटेलिजेंट बनाएं, ताकि जो सड़कों पर लगने वाला जाम है, जहां पर वाहन लंबे समय तक खड़े रहते हैं और उत्सर्जन करते रहते हैं, उसको कम से कम किया जा सके। क्योंकि जितना अच्छा सड़क परिवहन आपका सिस्टम होगा उतना ही कम वाहनों को वहां खड़े होना पड़ेगा और वे लगातार उत्सर्जन से भी बच पाएंगे। इसी तरह ऊर्जा और मटेरियल एफिशिएंसी में वृद्धि करना, वनों का पुनरुद्धार यानी वनों को और ज़्यादा लगाना, कोशिश करें कि जितने क्षेत्रों में वन लगाए जा सकते हैं वो लगाए जाएं, और जलवायु उन्मुख रिसर्च और डेवलपमेंट भी किया जाए। अब ये हुई बेसिक बातें जो हमने अभी की हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए या मध्य अवधि के लिए कुछ बात की जाए, तो इस दस्तावेज में किसी तरह की कोई बात दिखाई नहीं देती और कोई भी ऐसी संख्या नहीं बताई गई है कि हम किस तरह के यानी कि आगे चल कर के काम करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे, या फिर किस तरह के अनुमान लगाए गए हैं, ये इसमें नहीं है। ठीक है। जबकि अगर आप बाकी देशों को देखेंगे तो कई सारे देशों ने मध्य स्तर पर कुछ रणनीतियों की चर्चा की है, हालांकि बहुत सारे देशों ने नहीं की है। जैसे कि अगर चर्चा करने वालों की बात करें तो यूके है, यूएस है, उन्होंने हालांकि क्षेत्रवार अनुमान बताए हैं कि हम किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, और मध्य अवधि की चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। कई सारे देशों ने ऐसा नहीं डिस्कस किया है। भारत के संदर्भ में अगर ये बात की जा रही है कि भारत ने किस क्षेत्र को छोड़ा है या फिर उस पर बात नहीं की है फिलहाल, तो वो बहुत जरूरी है उसको भी समझना कि वो भारत की दीर्घकालिक रणनीति में शामिल नहीं है। यानी कि कृषि क्षेत्र की बात आती है, कृषि क्षेत्र को लंबे समय से ऐसी बात की जा रही थी, इसको भी शामिल करना होगा, खास तौर से मीथेन के उत्सर्जन को लेकर के, क्योंकि मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और जितने टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अगर उतनी ही मात्रा आप मीथेन की लगा लें तो मीथेन में ग्लोबल वार्मिंग की कहीं ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ठीक, तो ये CO2 के बाद सबसे आम ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक खतरनाक है, और प्राइमरी इसका जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। ठीक, तो कोशिश ये की जाए कि इसमें भी गिरावट की जाए। हालांकि मीथेन के उत्सर्जन को रोकना भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ता है। तो कृषि के लिए आपको वैसे भी पता है कि कई तरह के भारत में आंदोलन या फिर इस तरह के जो भी विरोध स्वरूप के प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़े बदलाव लाना भारत के लिए या भारत की सरकार के लिए या प्रशासनिक रूप से इतना आसान नहीं है। अगर आप कुछ गैसों के उत्सर्जन को यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो फॉसिल फ्यूल है या फिर उद्योगों से निकलने वाली जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं उनका योगदान 65% है।
कार्बन डाइऑक्साइड में वानिकी और अदर भूमि क्षेत्र के उपयोग को देखेंगे तो 11% योगदान है, मीथेन का योगदान 16% है, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और एफ गैसेस 2% का योगदान देती हैं। ये वही गैसेस हैं जो एसी और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों से निकलती हैं। तो कृषि क्षेत्र को शामिल ना करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। कृषि क्षेत्र में अगर आप थोड़ा सा उदाहरण इसके समझना चाहें तो जैसे कि अगर हम धान के खेत की बात करें जहां पर पानी ठहरा हुआ रहता है तो वो मीथेन के उत्सर्जन का एक स्रोत हो सकता है। इसके अलावा जो मवेशी हैं, मवेशी जब खाने को चबाते रहते हैं तो डकार लेते हैं कुछ समय बाद, उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। और भारत चूंकि दुनिया में मवेशियों के मामले में प्रमुख देशों में आता है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ी आबादी मौजूद है, तो भारत इसी वजहों से मीथेन की कमी पर एक वैश्विक गठबंधन शुरू किया जा रहा था पिछले साल की ग्लासगो की जलवायु बैठक में, उसमें भी शामिल नहीं हुआ है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने यूएनईपी ने यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने निश्चित तौर पर मीथेन को कम करने के लिए प्रयास करने की बात भी कही थी। तो कार्बन हटाने की तकनीकों को भी हमें जानना है कि इनका क्या योगदान है। अगर हम नेट जीरो को हासिल करना चाहते हैं तो ये बात निश्चित है कि हमें कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करनी है, वनों के द्वारा इसको सिंक करना है, लेकिन कुछ और भी तरीके इस्तेमाल करने हैं। जैसे भविष्य की जो तकनीकें हैं उनके जरिए गैसों को ऑफसेट भी करना है, यानी हमारे जो वातावरण में मौजूद हैं उनको हटाना है। लेकिन तकनीक के साथ दिक्कत यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, हमारे लिए अव्यवहारिक है वर्तमान में क्योंकि इतनी फंडिंग नहीं है हमारे पास। तो इसमें जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों की बात आती है, महंगी भी है, तो कैसे काम चलेगा चूंकि इनका उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसे में भारत कुछ योजनाएं बना रहा है जैसे कि नवाचार, इनोवेशन को लेकर के, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, जलवायु विशिष्ट वित्त यानी फाइनेंसिंग को लेकर के, वित्त की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के कि हम अपने ही देश में इस तरह की कैपेसिटी बना लें ताकि हम उन तकनीकों के निर्माण में आगे आ सके। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है और दीर्घकालिक रणनीति के लिए इस तकनीकों का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, यानी इन तकनीकों का उपयोग सीधे तरह से नकारा नहीं जा सकता। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तकनीकों को शामिल करते हुए ही हम 2070 के नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, भारत ने चूंकि कई जलवायु से जुड़ी हुई विशिष्ट तकनीकों की पहचान की है जैसे कि जैव ईंधन और स्मार्ट ग्रिड, सोलर फोटोवोल्टिक ऊर्जा का भंडारण ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकें, ताकि हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करना पड़े। इसके अलावा जो पब्लिक या फिर प्राइवेट क्षेत्र के संस्थान हैं वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश के स्तर पर तकनीकों का विकास हो सके और हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पर है, हमारी या फिर अन्य तरह के जो विकासशील देश हैं उनकी निर्भरता भी कम हो सके ताकि हमारे पास तकनीक आए, हम उनको भी तकनीक दें। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ढांचे को अगर आप देखेंगे तो ये बात कहता है कि विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक हस्तांतरित करेंगे, इनके लिए मैंडेट बनाया गया है, यानी जरूरी किया गया है कि ये इस तरह की तकनीकों को हस्तांतरित करें ताकि आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जुड़ी चुनौतियां हैं उसको हम कम कर सकें। ठीक, तो अभी बैठक चल ही रही है, बहुत सारी बातें और निकल करके सामने आएंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए जो एक प्रश्न पूछा जा सकता है उससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने इस सेशन में डिस्कस की है, तो उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़े प्रश्न की तरफ। तो एक प्रश्न है 2021 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, ये पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जाम में। ऑप्शन, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूल यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरण में पारिस्थितिक या पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, या फिर चौथा, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा है मैंने ताकि आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकें। अब मेंस का सवाल, COP 27 की जलवायु बैठक को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने से जुड़े रोड मैप पर चर्चा कीजिए। बहुत जरूरी सवाल हो सकता है, 150 शब्दों में आप लिखने का इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो कुछ शब्दावलियां हैं उसको
इसके पहले के एक सेशन में मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि इस तरह के जो शब्द हैं जैसे COP है, इस तरह के कई सारे शब्द, नेट जीरो या कुछ और हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए। तो उम्मीद है आज के सेशन में भी आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।